हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। आज हम लोग साइंस का 9th क्लास का 3rd चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके नाउ, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 से 3 बातें करना चाहती हूँ आपसे। दैट इज कि अगर मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूं तकरीबन 1 घंटे की, आपको लगता है कि 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा जा सकता है? मुझे नहीं लगता पढ़ा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि डिटेल में पढ़ाने के लिए तकरीबन 2 से 3 क्लासेस लगेंगे। अगर आप खुद जानते हैं, आप देखते हैं कि अगर स्कूल में भी टीचर चैप्टर पढ़ाती है तो 3 से 4 क्लासेस लेने के बाद कंप्लीट कर कर पढ़ाती है। ऐसे ही अगर आपका ट्यूशन में अगर आप पढ़ते हैं तो भी आप 3 से 4 क्लासेस कंप्लीट करके ही चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो मैं आपको टॉपिक क्लियर करूंगी उसको मैं डिटेल से इन डेप्थ फ्रॉम एनसीईआरटी क्लियर करते हुए चलूंगी। अगर वो क्लियर होगा तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। इसीलिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं कि एक एटम, वॉट इज एन एटम। एक एटम होता क्या है? क्या है एक एटम? तो अगर मैं एटम समझाना चाहूं तो मैं सबसे डेप्थ में चलती हूं। दैट इज कि अगर जैसे आपने छोटी क्लास में 8th क्लास में पढ़ा है, आपने पढ़ा है, चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सबसे छोटी चीज क्या है? तो मुझे पता है कि आप मुझे जवाब देंगे वो है सेल, राइट? सेल सबसे छोटा है। सेल जुड़कर आपका बनता है एक टिश्यू जुड़कर बनता है ऑर्गन जुड़कर बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम्स जुड़कर बनता है एक ऑर्गेनिज्म, राइट? दिस व्हाट वी हैव स्टडीड। अब अगर मैं और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूं तो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स किससे बने? उनका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? उनका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है एक एटम। हम एटम क्या है? सबसे छोटा और सबसे छोटा एटम अब जुड़कर क्या करेगा? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अब मैं लिखने वाली हूं कुछ टर्म्स जिसको पहले हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आता है एटम, देन आई विल राइट एलिमेंट, देन आई विल राइट मॉलिक्यूल, देन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, या फिर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। इन सब में क्या फर्क है? ध्यान से सुनिएगा बेटा। नाउ सबसे पहले तो मैंने बोला एटम के बारे में मैंने क्या बताया कि एटम सबसे छोटा है। तो एटम है जो असलियत में फंक्शन करता है, पर एटम अकेला मिलता है, अकेला नहीं मिलता है, जुड़कर मिलता है। कैसे मिलता है वो सब अभी हम बातें करेंगे। पर अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर दुनिया की कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये टेबल है, कोई भी चीज है, अगर इसे एक टेबल है, आप टेबल को तोड़ते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये टूटना बंद हो जाएगा, और लास्ट स्टेज पे जब हम पहुंचेंगे उस लास्ट स्टेज को हम कहते हैं एक एटम। नाउ आफ्टर दैट, अब एटम जुड़कर बनाता है एक एलिमेंट। नाउ ध्यान से सुनिएगा, मैं बच्चों से पूछती हूं कि एक बात बताओ, आप एक साइंटिस्ट हो, आपके लिए एक सेल को पढ़ना आसान है या आपके लिए एक टिश्यू को पढ़ना आसान है? मतलब मान लो आपको एक एक्सपेरिमेंट करना, आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। आपने एक दवाई बनाई और दवाई की टेस्टिंग करनी है। वो दवाई की टेस्टिंग आपके लिए एक टिश्यू पे करना आसान है या सेल पे? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? मैं कहूंगी कि मेरे लिए एक टिश्यू पे करना आसान है, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। अगर मैं एक दवाई बनाऊं और वो दवाई एक सेल पे डालूं एंड आई हैव टू सी कि वो कैसा अपना इफेक्ट दे रहा है। मान लो कि वो सेल ही खराब था, सेल में कोई डिफेक्ट था, सेल में कोई दिक्कत थी, तो आप ये बताओ फिर से, मुझे श्योरिटी के लिए, कंफर्मेशन के लिए एक और सेल तो निकालना पड़ेगा, और तकरीबन ये टेस्टिंग 4 से 5 बार तो करनी ही पड़ेगी कि श्योरिटी आ जाए मुझे कि हाँ ये मेरा जो भी मैंने दवाई बनाई है वो सही है। मेरा ये मानना है कि बार बार सेल उठाकर अलग अलग से टेस्टिंग करने से बढ़िया, व्हाट डू यू थिंक, काम करते क्लस्टर उठाते हैं।
एक पूरा बैग उठा लेते हैं सेम सेल का, और उस मतलब एक क्लस्टर के अंदर तकरीबन 100 सेल ले लेते हैं। अब वो दवाई डालते हैं। आप ही बात बताओ, अगर खराब भी होगा तो 10 खराब हो जाएगा, 20 खराब हो जाएगा, 80 तो सही होंगे। सो 80 सेल जो रिजल्ट दे रहे होंगे उससे मेरा श्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ मेरी जो दवाई है वो शायद बेटर काम कर रही है। सो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग इन कंपैरिजन टू एक सेल के ऊपर टेस्टिंग करने से अच्छा मैं टिश्यू के ऊपर टेस्टिंग करूंगी। तो मैं यहीं पे बात करूं, सो एटम एक्चुअल में बहुत छोटा है। एटम को डिटेल में पढ़ना, एक सिंगल पर्टिकुलर एटम को पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो हम एक एलिमेंट को पढ़ते हैं। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कुछ नहीं है, उसी एटम का क्लस्टर है। इसमें बस आप ये कह लो कि बहुत सारे एटम्स एक साथ रखे हुए सेम टाइप के। इफ आई से, अगर मैं बोल रही हूं मैं कार्बन के एलिमेंट की बात कर रही हूं, तो मैं ये कहूंगी कि मैं एक कार्बन एलिमेंट जिसके अंदर बहुत सारे कार्बन के एटम्स है। सो अगर मैं उस एलिमेंट की टेस्टिंग करूंगी किसी भी तरीके से, कोई भी टेस्ट करो, जैसे कार्बन को मैं बर्न करती हूँ, तो कार्बन को बर्न करने से क्या होगा? सो एक्चुअल में व्हाट आई विल से कि कार्बन के ईच एंड एवरी एटम इज बर्निंग एंड शोइंग कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। समझ आ रही है मेरी बात? कि अगर मैं, अब ये समझिएगा, अगर एलिमेंट वर्ड यूज किया जा रहा है या एटम वर्ड यूज करा जा रहा है तो बात एक ही है। जैसे अगर मैं टिश्यू बोल रही थी कि मैं टिश्यू मेरे को ये एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट दे रहा है, तो एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? कर तो टिश्यू के सेल ही रहे हैं ना। सो ऐसे ही एलिमेंट है, तो एलिमेंट अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे दिखा रहा है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा, मतलब कार्बन एलिमेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा। सो एक्चुअल में बर्न क्या कर रहा है? कार्बन एलिमेंट के एटम्स बर्न कर रहे हैं। एटम्स, असलियत में काम कौन कर रहा है? कार्बन के एटम्स बर्न कर रहे हैं। ये पकड़िएगा, ठीक है। सो अभी तक क्या करा हमने? दैट इज कि सबसे छोटा क्या? सबसे छोटा एटम। एटम एटम जुड़कर बनाता है आपका एलिमेंट, और एलिमेंट से अब आगे जाएंगे मॉलिक्यूल की तरफ। नाउ अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है जब दो या दो से ज्यादा, 2 और more than 2 elements combine together. When 2 or more than 2 elements combine together, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में दो कैटेगरीज आती है। वन इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, दूसरा आता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। सो हमें क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ये आपके चैप्टर के अंदर भी है। देखिए ये टॉपिक आएगा आपके चैप्टर के अंदर, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। आई विल शो यू। सी, आपकी बुक के अंदर जब आप जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर, तो ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं वहां पर, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड देन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल ही है, पहले आती है बात मॉलिक्यूल, लेकिन कैसे कैसे मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड देन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, सो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर आ गई दो कैटेगरीज, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। सो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? जब दो सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन पड़ा है, एक और हाइड्रोजन पड़ा है, ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करे और ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करे तो बनाएगा H2 मॉलिक्यूल। तो एज यू कैन सी कि दो हाइड्रोजन हो गए। सो मैंने क्या कहा था? दो या दो से ज्यादा। सो जब दो हाइड्रोजन कंबाइन हो गए तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल। और मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट जब सेम टाइप का एलिमेंट आपस में जुड़ेगा तो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और एग्जांपल्स देते हैं इसके। हाइड्रोजन के साथ आपने देखा है O2 मॉलिक्यूल मिलता है,
फॉस्फोरस का P4 मिलेगा आपको, 4 फॉस्फोरस, 4 सेम फॉस्फोरस आपस में जुड़ेंगे। सल्फर S8 मिलता है, मतलब 8 सल्फर आपस में जुड़ रहे हैं। तो जब सेम टाइप का जुड़ेगा तो हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अब आता है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। बात वही है, मॉलिक्यूलर मीन्स 2 और मोर देन 2। सो 2 और मोर देन 2 के अंदर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड मीन्स जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O। सो इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। सो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो टोटल काउंट कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, 3 हो गया। तो आई टोल्ड यू 2 और मोर देन 2, तो 3 हो गया, इसलिए मॉलिक्यूल। अब डिफरेंट हो गया इसलिए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। समझ आ रहा है? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो मॉलिक्यूल ऑफ एन मॉलिक्यूल हो जाएगा, और अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर सेम हो गया तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और अगर डिफरेंट हो गया तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। H2SO4 मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। आर यू गेटिंग? सो दिस इज द बेसिक ऑफ योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके बारे में आपको डिटेल में अब पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। हम पहले पढ़ेंगे कि एटम्स क्या करते हैं, एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, कैसे रहेंगे, और क्या अपना सराउंडिंग्स में कैसा उनका बिहेवियर है, वो कैसे जुड़ते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो आज की वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आई हूँ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए इस चैप्टर का, और दूसरी ये बात करने के लिए कि बेटा हम लोग जब डेप्थ में करेंगे इस चैप्टर को, सो आई विल बी गोइंग विद ऑल द NCERT थिंग इन डेप्थ, हर एक लाइन को पढ़ते हुए। बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी किसी भी स्कूल टीचर से पूछिए, हर टीचर कहती है NCERT इज योर बाइबल, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। पर अगर आपने बुक को डेप्थ में किया है सो आपको फुल मार्क्स लाने से कोई रोक भी नहीं सकता, ये याद रखिएगा। सो इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा केमिकल फॉर्मूला राइटिंग। थोड़ा सा आगे जाकर उसको मैं थोड़ा और अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि 9th क्लास में किया हुआ केमिकल फॉर्मूला राइटिंग, ट्रस्ट मी, इज गोइंग टू हेल्प यू इन 10th। अगर आपको यहां नहीं आता होगा तो 10th की बैंड बज जाएगी, इसीलिए उस टॉपिक को तो और अच्छे से करना है। बाकी मैं आपको साथ में पढ़ाने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी। आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा एंड आई विल गिव यू नोट्स एज वेल, एंड देन वी कैन मूव फर्दर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्लस कोई और सजेशन हो तो डू लेट मी नो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।